अप्रैल के महीने में अगर कोई आपके घर आकर आपके घर के बारे में, मकान के बारे में और आपके खान-पान के बारे में जानकारी माँगता है तो आप अचरज में ना पड़ें। दरअसल उत्तराखंड में जनगणना शुरू होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ आफ़ताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तराखंड में जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम होगा। तो 25 अप्रैल से 24 मई के बीच जो मकान गणना होने वाली है, उसमें आपके घर परगणक आएंगे। परगणक जो जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ये हैं 33 सवाल जो आपके मकान, खान-पान, रहन-सहन से जुड़े हुए सवाल हैं। इन सवालों का आपको जवाब देना है। इनका जवाब देने के बाद आपके मकान की गणना पूरी हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप इस मकान गणना में खुद भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अभी गृह मंत्रालय एक पोर्टल लॉन्च करने वाला है। इस पोर्टल पर आप 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अपनी मकान की गणना खुद कर सकेंगे। स्व गणना आप इसमें कर सकेंगे। इसकी हम जब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप सेल्फ गणना कर सकेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि मकान गणना में कौन से 33 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आपको जवाब देना है। जितना आप बेहतर जवाब देंगे उतनी ही आपके लिए और इस पूरे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा रहेगा। पहला सवाल आपके भवन नंबर का होगा, यानी कि आपके मकान का नंबर क्या है। दूसरा सवाल जनगणना के मकान नंबर का होगा। तीसरा सवाल आपके घर में जो फर्श है उसमें कौन सी सामग्री लगी हुई है। मिट्टी का फर्श है, ईंटों का फर्श है, टाइल्स लगी हुई है या सीमेंट का फर्श है। चौथा सवाल होगा कि आपके घर की जो दीवारें हैं उसमें कौन सी सामग्री लगी हुई है। मिट्टी की दीवारें हैं, कच्ची दीवारें हैं या फिर सीमेंटेड दीवारें हैं। पांचवा सवाल होगा कि आपका जो मकान है उसकी जो छत है वो कच्ची छत है या पक्की छत है। छठा सवाल होगा कि मकान का उपयोग क्या है, मकान की हालत क्या है, फिर परिवार क्रमांक क्या है, सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, मतलब स्त्री है या पुरुष है, परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है, मकान के स्वामित्व की क्या स्थिति है, मकान का जो मालिक है वो कौन है, ये आपको बताना होगा। परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, कितने कमरे आपके पास हैं, ये बताना होगा। रहने वाले जो विवाहित दंपति हैं उनकी कितनी संख्या है। आपका पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, शौचालय की सुलभता क्या है, मतलब कि आपके यहाँ शौचालय है या नहीं है, शौचालय का प्रकार क्या है, किस तरह का शौचालय है आपके यहाँ, गंदे पानी की निकासी क्या है, आपके यहाँ गंदे पानी के लिए नाली बनी हुई है या सीवर लाइन है, ये आपको बताना होगा। आपके यहाँ जो बाथरूम है, स्नान गृह है, उसकी उपलब्धता है या नहीं है, ये इस सवाल का जवाब देना होगा। आपकी जो रसोई घर है उसमें एलपीजी है या पीएनजी कनेक्शन है, ये बताना होगा। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मुख्य ईंधन क्या है, ये बताना होगा। आपके घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न है, इंटरनेट सुविधा है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड है, कार, जीप या वैन है, परिवार मुख्य अनाज कौन सा है जो परिवार उपभोग करता है, मतलब मुख्य ऐसा कौन सा अनाज है जो परिवार खाता है। और इसके अलावा आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना होगा जो जनगणना से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें काम आएगा। अब सवाल ये है कि जब आपके घर परगणक आएंगे तो उनकी पहचान कैसे करेंगे। उनकी पहचान के लिए जनगणना निदेशालय ने एक आईडी कार्ड सभी परगणक को जारी किया है। उस आईडी कार्ड पर एक क्यूआर कोड होगा। आप जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखेंगे, सबसे पहले आप उनसे आईडी कार्ड लेंगे, देखेंगे आईडी कार्ड पर जो क्यूआर कोड होगा उसको जैसे ही स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद उसमें उस एम्प्लॉय की पूरी जानकारी आ जाएगी। कौन से विभाग में मूल रूप से किस विभाग में है वो, वर्तमान में किस क्षेत्र में जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। तो मकान गणना का जो काम है ये जनगणना का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है।
इसी से सरकारें तय करती हैं कि कितने लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं। इसी के आधार पर सरकारें योजनाएं बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनगणना का पहला चरण है। जनगणना का दूसरा चरण, या जिसे कहें कि जनता की जो गणना होनी है, वो 2027 में फरवरी में होने वाली है, 9 से 28 फरवरी के बीच। उससे पहले उत्तराखंड के लिए जनगणना में कुछ अलग प्रावधान या हिमालयी राज्यों के लिए ये हैं। खास तौर से जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, मतलब स्नो बाउंड जो एरियाज़ हैं, चूँकि वहाँ क्या होता है कि जिस समय फरवरी में जनगणना होगी उस समय वहाँ बर्फबारी होने की वजह से लोग पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर, तो वहाँ आबादी शून्य रहने का, आंकड़ों में शून्य आने का खतरा बहुत रहता है। लिहाजा ये तय हुआ है कि ऐसे जो उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ जनगणना निदेशालय सितंबर के महीने में जनगणना करा रहा है, क्योंकि सितंबर के महीने में लोग वहाँ उपलब्ध रहते हैं। जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे आपके प्रदेश और देश में जो विकास योजनाएं हैं ये उनका एक बेस है, ये एक डेटा है जिसके आधार पे राज्य और केंद्र की सरकार अपना पूरी प्लानिंग विकास योजनाएं तैयार करती हैं। एक और बात महत्वपूर्ण ये है कि आपकी ये जो जानकारियां, मकान की जो 33 सवाल हैं, इनका जो आप जवाब देने वाले हैं, ये आपकी जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय हैं। ये कहीं भी आरटीआई में नहीं ली जा सकती, किसी कोर्ट में, या सरकार इनको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करती है, केवल एक डेटाबेस होता है। तो मकान गणना के लिए आप तैयार हो जाइए। हम जनगणना की ताज़ा जानकारियों से आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।